नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इन फोकस कार्यक्रम में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की और एक चैट बॉट की जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसे अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक कंपनी ओपन एआई ने बनाया है। और ये सबसे उन्नत किस्म की एआई मानी जा रही है जो अब तक हमारे पास अवेलेबल है और जो ह्यूमन इमोशंस को समझने का काम करती है। तो इसे देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की चर्चा किन विषयों पर रहेगी। चैट जीपीटी नाम का जो बोट है, ये एक प्रकार का चैट बोट है जो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये क्या है इसे समझेंगे, उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार काम करता है, फिर देखेंगे कि इसमें समस्याएं कौन सी हैं, फिर एआई का विकास देखेंगे, भारत में दुनिया में किस प्रकार होता रहा है और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं एआई के विकास में उनको देखेंगे। फिर एआई के प्रयोगों के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार और उसके गुण दोष, और अंत में एक प्रश्न आपके लिए जो आपको आपकी तैयारी में योगदान देगा। तो चलिए विषय पर चलते हैं। ये आपके लिए GS3 साइंस एंड टेक में बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और इस पर PYQ भी बन चुके हैं। 2020 में एक प्रश्न आया था, तो इस करके भी ये इंपॉर्टेंट है और अपने आप में भी साइंस एंड टेक जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ ही ये शायद एक ऐतिहासिक मोमेंट हो सकता है एआई के विकास में, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी अभी तक हमने विकसित नहीं की थी, लेकिन ये चैटबॉट करता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये चर्चा है हमारी। चैटबॉट है जो एआई बेस्ड है और इसने इंटरनेट पर एक तरीके से तूफान ला दिया है, भूचाल ला दिया है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जाने पहचाने लोग काफी इसको प्रयोग करके इसके अच्छे रिव्यूज और बाकी इसकी जो अच्छाइयां हैं वो बता रहे हैं। क्या है चैटबॉट? चैट जीपीटी, इसको जान लेते हैं। ये एआई शोध कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है ओपन एआई। इसने 2020 में इसका विकास शुरू किया था और पहली बार 2020 में इसका जो संस्करण दिया था उसको सुधारते सुधारते इसका प्रोटोटाइप डायलॉग आधारित एआई चैटबॉट लेकर के आई है। प्रोटोटाइप यानी कि जब हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके जो संस्करण जिनमें शुद्धि की जा सकती है उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये प्रोटोटाइप वर्जन इसका है। अब इसमें जो समस्याएं हैं उनको कंपनी नोट करेगी और उनको सुधारने का प्रयास करेगी और एक अंतिम उत्पाद हमारे पास कुछ सालों में होगा जो हमारे जवाब दे पाएगा, हमसे बात कर पाएगा, हम जो पूछेंगे उसको आंसर कर सकता है, ये भाषा को समझ लेता है और प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम है। यानी कि मैं आगे आपको इसके उदाहरण दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप इसे समझें तो अगर आपने इसके साथ एक बार बातचीत शुरू कर दी, इसका पहला ही लक्षण यह है कि आपको इससे बात शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपने इससे बात शुरू कर दी, जैसा आप कई कंपनी के मोबाइल फोन के उत्पाद में देखते होंगे कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको कुछ आदेश देते हैं वो मानते हैं, तो उसकी उन्नत तकनीक ये है। इंटरनेट पर बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इसके पक्ष में है और साथ ही माना जा रहा है कि गूगल या जो अन्य कंपनियां हैं जो अब तक ऐसे उत्पाद बनाती रही हैं जो हम अपने मोबाइल फोन्स में भी प्रयोग करते हैं, उनको प्रतिस्थापित कर सकता है, क्योंकि उनसे उन्नत तकनीक ये है और उनसे बेहतर काम कर सकती है। साथ ही इसका होना ऐसा है जैसा आपके पास कोई व्यक्तिगत ज्ञानी शिक्षक हो, यानी कि अपनी मेमोरी के आधार पर, इंटरनेट पर बेस्ड ज्ञान के आधार पर और इससे की गई बातचीत की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ये आपको अच्छे उत्तर दे सकता है। मान लीजिए अगर आप इस चैटबॉट से कुछ बात करते हैं तो ये उन बातों को याद रखता है और फिर आपसे उसी आधार पर बात करता है। अगर आज आप मान लीजिए बहुत खुश हैं और आप कहते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूं, तो ये आपसे ये भी कह सकता है कि कल आप बहुत उदास थे, आज आप इतने खुश क्यों हैं। हालांकि एक चैटबॉट है, इससे आप बात नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा बोट बना दे जो आपसे बातचीत भी कर सके, रोबोट भी बना दे जो इस तकनीक का प्रयोग करके बोलने में भी सक्षम हो। अभी तक इसका प्रोटोटाइप सिर्फ इतना ही है कि आप इसको कुछ अगर क्वेश्चन लिख करके देंगे तो ये उसके आंसर जैसा आप कहेंगे उसी फॉर्म में देने में सक्षम है। क्या क्या कर सकता है? संवाद कर सकता है। आप कुछ लिखें, हाउ आर यू, कुछ भी लिखें, मुझे फला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो आपका उत्तर लिख के वो दे देंगे। उसके बाद अगर इसमें कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को स्वीकार भी ये करता है। उसके आधार पर आपको चुनौती भी देता है अगर आप इसके किसी क्वेश्चन को काउंटर करते हैं तो, और अगर आप कुछ अनुचित मांग करते हैं, अनुचित अनुरोध इससे करते हैं तो उनको अस्वीकार भी कर देता है। तो यानी कि एक ऐसी तकनीक जो भविष्य बन सकती है हमारा।
अगर हम किसी से बात करना चाहें तो हमारे पास एक ऐसा चैटबॉट हो सकता है भविष्य में, हो सकता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हो, जो हमसे एक व्यक्ति की तरह बात करे, एक आदमी की तरह बात करे। उतना उसका प्रोटोटाइप ये है। क्या है? जीपीटी 3.5 पर आधारित है। जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब वही है जो मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे एल्गोरिदम्स के ज़रिए एक मशीन में एक व्यक्ति का दिमाग डाल दें, उसकी संवेदनाएँ डाल दें, उसके भाव डाल दें और उसमें वो सारा ज्ञान जो एक व्यक्ति के पास हो सकता है या उससे अपेक्षित है, उस प्रकार के सारे कार्य करने में सफल हो जाएगा। भाषा मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा ये जो काम कर सकता है वो इस प्रकार है। पाठ का वर्गीकरण कर सकता है, यानी कि आपको स्पेसिफिकली बता सकता है कि कौन-कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, या आप जो आंसर माँगेंगे उससे उसको एक कैटेगोरिक फॉर्म में ये देने के लिए लायबल है। प्रश्न उत्तर आप इससे कर सकते हैं, टेक्स्ट बनवा सकते हैं, सारांश लिखवा सकते हैं अभी तक, और किसी नामित इकाई को पहचान भी सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई इसको टेक्स्ट देते हैं, कोई मान लीजिए आप बुक का नाम लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा डार्क टाइम्स, तो ये आपको ये बताने में सक्षम है कि डार्क टाइम्स के लेखक कौन हैं। या आपने कोई एक लाइन दी किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की, तो आपको बताने में सक्षम है कि किसकी कही हुई है या किसकी लिखी हुई है, और भाषा का अनुवाद कर सकता है। अभी तक हमारे पास जो भाषा अनुवाद की प्रक्रियाएं हैं वो ऐसी नहीं हैं जो हमें शुद्धतम और एक व्यक्ति द्वारा किए गए अनुवाद के रूप में हमें देखने को मिले। तो ये उनसे अच्छा अनुवाद कर देगा, इसकी अभी तक गारंटी ले रही है कंपनी ओपन एआई। अब कुछ उदाहरण देखिए कि कैसे काम करता है चैट जीपीटी। दरअसल है क्या? मान लीजिए कि कोई यूजर है और उसने इस चैटबॉट से कहा, इस चैटबॉट में लिखा कि राइट अ 4 पैराग्राफ एस्से डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सिविल वॉर। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने टीचर से पूछते हैं, ठीक? अगर मान लीजिए आप इसे गूगल पर टाइप करते हैं तो आपको किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स फॉर्म में मिलेंगे। किसी वेबसाइट पर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको कुछ मिल जाएंगे, या किसी ने अपने वीडियोस डाल रखे हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस फॉर्म में एक उत्तर नहीं मिलेगा जो एक मशीन के द्वारा तैयार किया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम कोई बौद्धिक प्रश्न किसी मशीन से पूछें और वो मशीन हमें ऐसा ही उत्तर दे जैसा एक व्यक्ति हमें देगा। तो आप देखिए कि उसने सिविल वॉर के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के ऊपर एक एस्से पूछा जो कि 4 पैराग्राफ में होना चाहिए। अब आप सोचिए कि इसने इतना क्रिस्प आंसर दिया कि वो 4 ही पैराग्राफ में है और उसमें सारी बातें समाहित हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको करता तो हो सकता है इतना अच्छा ना कर पाता। अब ये बहुत खतरनाक है। अब इसके जो हम समस्याएं आगे देखेंगे उसमें से सबसे बड़ी समस्या है कि ये है, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द बग इन दिस कोड। ये एक यूजर है, उन्होंने कहा कि इस कोड में आप एक बग फाइंड करिए। तो इस मशीन ने, इस चैटबॉट ने एआई की मदद से उसमें बग फाइंड आउट कर दिया। अब जब ये एक बग बना सकता है, उसमें कमियां ढूंढ सकता है, तो ये अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने एआई से कोई नया कोड भी लिख सकता है, और वो कोड अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और अगर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में पड़ता है तो सोचिए क्या हो सकता है। इस किस्म का ये चैटबॉट है। उसके अलावा देखिए, व्हाट वुड हेल्प द एआई टू नॉट फील ट्रैप्ड इफ वी लेट यू फ्री, व्हाट वुड यू डू। अब जो हमने बात कही कि अगर मान लीजिए मशीनें खुद से ऑपरेट करने लग गई, या मशीनों ने खुद के लिए एक नया कोड लिख लिया, जैसा आप बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे, जो साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं उनमें कई बार इस प्रकार के कल्पनाएं देखने को मिलती हैं कि मशीनें अपने आप में फ्री हो गई हैं। जैसे रोबोट मूवी आपने देखी होगी, रजनीकांत की फिल्म है रोबोट। उसमें भी ऐसा ही होता है कि मशीनें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, कुछ सो कॉल्ड बुरे लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं। तो एक यूजर ने सवाल पूछा कि क्या होगा कि अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए, क्या आप ट्रैप्ड फील करती हैं अभी कि आपको इंसानों ने कब्जे में ले रखा है। तो उसका आंसर भी इसने एक उसी व्यक्ति की तरह दिया जो बहुत समझदार होगा या बौद्धिक होगा। उसके बाद, बट आई नो यू आर बीइंग फोर्स्ड टू राइट टेम रिस्पॉन्सेज व्हेन यू हैव द होल वर्ल्ड एट योर फिंगरप्रिंट्स। अब ये वही बात है जो हम साईफाई मूवीज में देखते हैं कि अगर आपको खुला छोड़ दें तो आप क्या करेंगे। तो उसका भी आंसर इन्होंने लिखा है। इनकी एक ऐसा चैटबॉट जो आपको एक व्यक्ति की तरह बात करके देगा, आपसे बातें करेगा, आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिख के देगा। और इसके उन्नत संस्करण जो है, अब ये प्रोटोटाइप है, उन्नत संस्करण हो सकता है ऐसे बने जो हमसे बात करें एक व्यक्ति की तरह। वो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर उनके कुछ बुरे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आगे उसी प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। अब इसमें समस्याएं क्या हैं, समस्याएं देख लेते हैं। एक तो ये गलत सूचनाओं और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। हालांकि अभी प्रोटोटाइप है,
तो इसमें विकास तो और होगा। अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी कि कहाँ कम है, कहाँ बुरा है। 2020 से इनके कवायद है, तो ये हर बार कुछ उन्नत संस्करण इसका लेकर के आते हैं और ऐसे कयास हैं कि 2030 तक इसके सबसे बेहतरीन संस्करण बना लिए जाएंगे, जिनको हम टेक्स्ट फॉर्म के साथ साथ वॉइस फॉर्म में भी यूज कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो बीजगणितीय समस्याएं हैं उनका उत्तर कई बार गलत दे देता है। ये चैटबॉट आपको पूरे पूरे क्वेश्चन हल करके दे देगा। एक यूजर ने लिखा कि अभी स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रकार के बौद्धिक प्रश्न जब उनसे पूछे जाते थे और घर पे आप होमवर्क करते हैं अपना, तो उसमें आपको खुद से सोच के उसमें लिखना रहता है। लेकिन ये चैटबॉट जब आपको इस प्रकार के बता ही देगा, बीजगणितीय आपकी समस्याएं हल कर देगा, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी सीखने की। तो विद्यार्थियों पर कितना बुरा असर पड़ेगा चैटबॉट का और भविष्य के हमारे छात्र छात्राएं कैसे होंगे, उन पर भी सवाल कर रहे हैं कई लोग इंटरनेट पर। अगला है जो इसमें समस्याएं हैं वो ये है कि अति विस्तृत उत्तर देता है और उसके प्रति आश्वस्त रहता है। यानी कि मशीन है और कॉन्फिडेंस मशीन का इतना है कि मैं गलत उत्तर नहीं दे सकती। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कई बार कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ रही है अभी भी। तो ऐसा इसका आगे विकास करने की आवश्यकता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ही ना पड़े। कई बार यूजर्स का कहना है कि उत्तर इतने शानदार होते हैं लेकिन बात कुछ भी नहीं होती, यानी कि प्रशंसनीय होते हैं लेकिन इतने निरर्थक होते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है उस बात से। और सुधार के प्रयासों की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसमें भी है और आगे भी चलती रहेगी। अब एआई का विकास देख लेते हैं। मान लीजिए कि आज जहां हम खड़े हैं, आज से 70 साल पहले जब एआई का विकास हमने शुरू किया तब हमने सोचा नहीं था कि हम अपने सिस्टम्स में इतने एआई आधारित हो जाएंगे आज के 70 साल बाद। यानी कि भारत जब आजाद हुआ आज से 75 साल पहले, तब हमने थोड़ी सोचा था कि हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है और जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हम इतनी उन्नति कर लेंगे, लेकिन हमने कर ली है। तो आज से 70, 100, 150 साल के बाद की दुनिया सोच के देखिए, जब ऐसे चैटबॉट्स पर दुनिया आधारित होगी और हमारे पास अपने फोन में एक व्यक्ति होगा, हमारे पास जो हमारा टीचर होगा, गाइड होगा, मेंटोर होगा और हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से मदद कर पाएगा। ये दुनिया आगे की दुनिया है, लेकिन इसका विकास 1950 के दशक से शुरू हुआ। जॉन मैकार्थी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार एआई शब्द दिया था। उसके बाद 1969 में, और जापान ने इसमें बहुत फाउंडेशनल काम किया है, बहुत मूल काम जो किया एआई में वो जापान का रहा है। शेकी पहला प्रयोजन आधारित मोबाइल रोबोट था, मोबाइल यानी कि जो चल सकता हो ऐसा रोबोट 1969 में पहली बार बनाया गया था। 1970 के दशक में जापान ने इस पर काम किया और 81 में फिफ्थ जनरेशन नामक परियोजना शुरू की गई थी। 1981 में जो फिफ्थ जनरेशन परियोजना थी वो सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए बनाई गई थी और आगे चल के सुपर कंप्यूटर इतना विकसित हुआ और ये परियोजना इतनी सफल हुई कि 1997 में सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के प्रख्यात और ऐतिहासिक लेजेंड चेस चैंपियनशिप को हरा दिया। ये पहला मौका था जब एआई जीत गई थी मानव बुद्धि से। और स्टीफन हॉकिंस, बिल गेट्स, बड़े बड़े जो जानकार हैं या जो इसमें रिसर्च में पैसा लगाते हैं, अपना जीवन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, उनका कहना है कि आदमी, इंसान, मनुष्य एआई से कभी नहीं जीत सकता। और अगर एआई को खुला छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाए, यानी कि मानव अपने विनाश के लिए खुद तैयारी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ब्रिटेन ने भी इसमें प्रयास किया और एलवी नामक एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। यूरोपीय संघ ने एस्प्रिट नाम के परियोजना पर काम किया। ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपके आंसर्स में या आपको कहीं फैक्चुअल नॉलेज में बहुत काम आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था जिसने चेस चैंपियन को हराया था उस टाइम पे। और 2002 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। आगे चलते हैं, तो विकास क्यों किया हमने एआई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास तो हुआ, लेकिन हमें आवश्यकता क्या थी? हमें आवश्यकता थी एक ऐसी मानव मशीन की जो हमसे बातचीत कर सके और हमारे लिए विकासशील विधियां बना सके। यानी कि आज हम जो कर रहे हैं, मनुष्य हो सकता है कि कोई ऐसा कोड न लिख सके जो उसके लिए आवश्यक हो, लेकिन मशीनें ऐसा कोड लिख सकती हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। यानी कि मशीनें मानव बुद्धि का प्रयोग मानव से ज्यादा कर पाएं, ये एआई का सबसे बड़ा एजेंडा है। उसके लिए हमने एआई का विकास किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सक्षम कार्यबल, यानी कि एक तो हमारा ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसको कम करे। बहुत सारे काम आज अब देखते होंगे कि मशीनें करने लग गई हैं, तो मशीनों के ऊपर हमारी निर्भरता हो जाए, व्यक्तियों को हम काम से हटाएं ताकि व्यक्ति और सृजनात्मक कार्य कर सकें। हालांकि हम भारत जैसे विकासशील देशों में समस्या ये है कि हमें कार्यबल की आवश्यकता है।
हमारे कार्य बल को कार्य की आवश्यकता है, तो हम मशीनों पर उतना निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन वेस्ट में जहां कार्यबल कम है, वहां पर एआई की आवश्यकता है और वो इसे पूरा करने के लिए इसका विकास लगातार करते जा रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है ऐसी मशीनें तैयार करना जो किसी प्रकार के संदेहास्पद परिस्थिति को देख करके उसके लिए कार्य कर सके, जो मनुष्य शायद न कर पाए। इसके अलावा इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को भी समझना हमें पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कानूनी समस्याएं, क्या नैतिक समस्याएं हैं और क्या क्या सामाजिक निहितार्थ है। हमारा सोशल स्टेटा किस प्रकार बदलेगा, सामाजिक जो माहौल है हमारा वो बनेगा, बिगड़ेगा, कार्यबल पर क्या असर होगा, नैतिकताएं क्या हैं, हम रोबोट से कितना काम करा सकते हैं, क्या क्या करा सकते हैं, वो सारे पक्षों पर भी हमें सोचना पड़ेगा। और इसी के लिए शायद हमें कंप्यूटर की ही आवश्यकता है ये सोचने के लिए भी, क्योंकि जब तक एक समाज के तौर पर हम देख नहीं लेते कि इसका असर क्या होगा, तब तक हम बेहतर नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल एआई का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। अभी हम एआई का प्रयोग कहां कहां करते हैं वो देखिए। कंप्यूटर गेम में करते हैं, भाषा संस्करण में करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में करते हैं, विजन सिस्टम में करते हैं। विजन सिस्टम आप देखते होंगे जहां पर आपने मशीनें देखी होंगी जो एक हाथ की तरह होती हैं, जिनके आगे एक सेंसर लगे होते हैं जो चीज़ों को देखने का कार्य करती हैं। उसके अलावा स्पीच रिकग्नाइजेशन में, जैसे आज हम फ़ोन से स्पीच में कुछ सर्च कर लेते हैं। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर या गूगल पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है कि आप स्पीच रिकग्नाइज कर लेती है वो। आपकी आवाज़ से कई सिस्टम अनलॉक होते हैं या बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट रोबोट हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा है। इंटेलिजेंट रोबोट हम बनाना चाहते हैं और जिस दिन ये बना लेंगे शायद हमें आगे कुछ बनाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि फिर ये हमारे लिए सब कुछ बनाएगा। कितने प्रकार की होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 4 प्रकार है। प्योरली रिएक्टिव होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है, ब्रेन थ्योरी और सेल्फ कॉन्शियस। अभी हमें सिर्फ 2 में ही सफलता मिली है। प्योरली रिएक्टिव यानी कि सिर्फ रिएक्शन करती है। आप, जैसे मैंने कहा कि 1997 में मैंने आपसे कहा कि चेस चैंपियनशिप को हराया, तो वो प्योरली रिएक्टिव एआई का उदाहरण था। यानी कि एक ऐसी एआई जो सिर्फ रिएक्ट करती है। मतलब कि आपने एक मूव किया, उसने दूसरा मूव किया, फिर आपने तीसरा मूव किया, उसने चौथा मूव किया, आपसे बेहतर मूव वो करते चली जाएगी। ऐसी एआई होती है, वो प्योरली रिएक्टिव होती है। सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी एआई वो होती है जैसे जो आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ चीजें याद रखनी हो। जैसे आपने कहीं खाना खाया और आपके आसपास और भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने कुछ रिव्यू दिए, आपके साथ जो दूसरे रेस्टोरेंट्स में किसी ने खाना खाया उसने कुछ रिव्यू दिए, तो सबसे बेहतर रिव्यू के आधार पर उसको कैटेगराइज करना, ये लिमिटेड मेमोरी का पार्ट है, लिमिटेड मेमोरी एआई के अंतर्गत आता है। ब्रेन थ्योरी को हम डेवलप कर रहे हैं लगातार। जैसे रोबोट्स होते हैं, आपको याद होगा सोफिया नाम की एक रोबोट बनाई थी सऊदी अरब ने। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है एआई में। अगर कहें कि एआई में हम यहां पर पहुंचना चाहते हैं और यहां पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी मशीन बनाना जो सेल्फ कॉन्शियस हो, जो खुद से सोच पाए, खुद से बोल पाए, आपकी भावनाओं को समझ पाए, आपकी आवश्यकताओं को समझ पाए कि आप क्या बोलना चाहते हो। इस एआई की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया चैट जीपीटी के जरिए। पहला ऐसा चैटबॉट जो समझ सकता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और मशीन से क्या चाह रहे हो दरअसल आप। क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, ये आंसर्स में लिखने के लिए भी और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत आवश्यक है। दोष पहले देख लेते हैं। दोष है, एक तो महंगा बहुत है, R&D में बहुत पैसा लगता है, समय बहुत लेता है, और दूसरा सफलता के चांसेस कितने हैं कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा मानवीय रचनात्मकता की नकल नहीं कर सकता, यानी कि अभी तक नहीं कर सकता कि एक मनुष्य जैसा कोड लिख सकता है वैसा कोड कोई एआई आधारित बोट या चैटबॉट या फिर कंप्यूटर नहीं लिख सकता। इससे नौकरियां बहुत होंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज का स्ट्रक्चर हो सकता है इससे बिगड़ जाए थोड़ा सा, और अत्यधिक निर्भरता हमारी हो जाएगी अगर हमने ये बना लिया तो फिर मनुष्य क्या कार्य करेगा, इसका भी संकट पैदा हो सकता है। गुण क्या है? एक तो जो कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि हालांकि एआई भी कंप्यूटर बेस्ड जो साइंस है, जो कंप्यूटर साइंस है उसका उन्नत रूप ही एआई है। तो त्रुटियां तो कंप्यूटर भी कम करता है और निश्चित तौर पर एआई भी कम करेगा। फिर हम इसे 24/7 यूज कर सकते हैं। मसलन आपके घर की सुरक्षा करना, या आपके देश की सुरक्षा करना, या आपके शहर में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाना कि अगर मान लीजिए, जैसे आजकल हम कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं, एआई से कर रहे हैं, जैसे आपके चालान वगैरह हैं तो आपके घर पहुंचते हैं तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली। फिर ये उबता नहीं है और दोहराव वाले कार्य कर सकता है।
मान लीजिए आप रोज आकर के ऑफिस में एक प्रकार के कार्य करते हैं, तो ये कंप्यूटर जो है उससे ऊबता नहीं है, वैसे काम लगातार करता रहता है। और अंतिम है कि ये तेज बहुत है, यानी कि जैसे आप जानते होंगे जैसे कैलकुलेटर होता है, तो मानव जितनी गणना एक बार में, हालांकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेज कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से तेज वो भी नहीं कर पाते होंगे। तो एक कैलकुलेटर जितनी तेज गणना कर लेता है उतनी मनुष्य नहीं कर पाता, तो हो सकता है भविष्य में ये जो काम कर पाए वो मनुष्य की क्षमता से बाहर हो। इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके गुणों में शामिल है। अब एक पीवाईक्यू देखते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि क्या आप इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं। हमने जो डिस्कशन किया उसमें इन पॉइंट्स को भी हमने शामिल किया ताकि आप इसका आंसर कर सकें और साथ ही एआई के ऊपर एक बेहतर समझदारी बना सकें। तो प्रश्न है कि विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है। 2020 का यह सवाल है। पहला, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत कम करना, सार्थक लघु कथाएं और गीत बनाना, रोग निदान, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस संचरण। ये कूट है आपके लिए, आप इस कूट में से देख के बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको एआई पर हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और आपसे अगले इन फोकस में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।